हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। ये जनवरी 2023 का संस्करण है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी का सेशन पढ़ा था। ठीक है, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात जान लीजिए कि ये जो क्रॉनिकल का वीडियो है, इसमें उन डाटा को दिया गया है जो प्रतियोगिता दर्पण में नहीं है। ठीक है, मतलब प्रतियोगिता दर्पण के डेटा को एक वीडियो बना दिया गया है और उसके अलावा जो रेस्ट एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। दोनों वीडियो देखिएगा, इससे आपको पूरे मंथ का सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन सूचक रिपोर्ट। तो देखिए, 23 नवंबर को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब जो ट्राई है, ट्राई के द्वारा 3 जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन सूचक रिपोर्ट जारी की गई। और 1 अप्रैल से 30 जून तक का अवधि का जो डेटा है, मतलब मुख्य रूप से आपको कहा जाए तो जो सेवा प्रदाताओं के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जो भारत में दूरसंचार सेवाओं के साथ साथ केबल टीवी, डीटीएच और रेडियो प्रसारण सेवाओं को प्रमुख दलों तथा विकास के रुझान को प्रस्तुत करती है ये डाटा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो भारत में टेलीविजन सब्सक्राइबर की संख्या जो जून 2022 के अंत में थी वो है 117.296 करोड़। ठीक है, 117.296 करोड़ है जून 2022 के अंत तक टेलीफोन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और जिसमें पिछली तिमाही की अगर तुलना में देखें तो इसमें 0.52% की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, और देखा जाए तो भारत का जो कुल टेली घनत्व है, मतलब कहने का कि प्रति 100 व्यक्ति पर जो कनेक्शंस होते हैं उसका जो घनत्व देखा जाए तो जून 2022 की समाप्ति तक ये 85.13% होगा। ठीक है, और देखिए शहरी क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जो है जून 2022 के अंत में यह 64.909 करोड़। ठीक है, 64.909 करोड़ ये है शहरी क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जून 2022 तक। आगे देखें, आगे है कि इसी अवधि के दौरान जो शहरों में टेलीफोन घनत्व है वो है 134.94% से घटकर 134.72% हो गया। मतलब प्रति 100 व्यक्ति पे 134.72% टेलीफोन का कनेक्शन है। ठीक है, शहरों में। और ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन सब्सक्राइबर जो जून 2022 के अंत में थे वो 52.327 करोड़ हो गए हैं। टेलीफोन घनत्व 58.07% से बढ़कर ये 58.46% हो गया है। ठीक है, देखिए कुल सब्सक्रिप्शन में से ग्रामीण क्षेत्र के सब्सक्राइबर की हिस्सेदारी जून 2022 के अंत में 44.66% हो गया है। ठीक है, मतलब जितना भी टेलीफोन कनेक्शन है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का जो सब्सक्राइबर है उसका घनत्व अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 44.66% है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ दी गई हैं। देखिए, शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर जो है वो आपको 497.56 मिलियन है। फिर आपको ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर 339.30 मिलियन है। और प्रति 100 लोगों में कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर जो है वो है 60.73 और प्रति 100 लोगों में जो शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर है वो है 103.27। ठीक है, और वही ग्रामीण क्षेत्र में देखें, ग्रामीण में इंटरनेट सब्सक्राइबर देखें तो प्रति 100 व्यक्ति में है 37.86 यानी 37.86 लोग। ठीक है, और कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर अगर देखा जाए, ठीक है, जैसे तक हम लोग कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर अभी जो है भारत में वो है 836.86 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। तो देखिए नवंबर 2022 में जर्मनी स्थित जो जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इसके द्वारा एक प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है, मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 की सूची जारी की गई। इस सूची में देखा जाए तो कुल 59 देश के साथ साथ यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया है इसको। और किसी भी देश को
पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यहाँ नहीं दिया गया है। मतलब इस जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक 2023 है, इसमें पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे कोई देश नहीं है। सीधे चौथे स्थान पे आता है डेनमार्क, पांचवें स्थान पे स्वीडन, छठे पे चिली, सातवें पे मोरक्को और भारत का स्थान है आठवां। देखिए, जलवायु परिवर्तन के जो प्रदर्शन के आधार पर जो भारत का विश्व में शीर्ष 5 देशों एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ठीक है, भारत को जो है वो देखा जाए तो प्रदर्शन के आधार पर भारत को जो विश्व के शीर्ष 5 देश में और G20 देशों में पहला स्थान है। देखा जाए तो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग देखा जाए तो सबसे अच्छी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हर घर गंगा जल योजना। ये हर घर गंगा जल योजना जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चालू की गई। कहा तो ये राजगीर और गया में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया 27 नवंबर को, 27 नवंबर 2022 को। देखिए, राज्य के जो सूखे क्षेत्र के नल से गंगा जल उपलब्ध कराने का एक अनूठा ये पहल है, महत्वाकांक्षी पहल कहें इसको, जो कि जो उस शहरों में या उस क्षेत्र में दिया जाएगा जहां जो है कि नदी के किनारे नहीं बसे हुए। ठीक है, देखिए ये योजना जो है आपको मानसून बाढ़ के मौसम के दौरान गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करेगी और जिसे राजगीर, गया और बोध गया के क्षेत्र में उपचारित, संग्रहित और पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा, जो लंबे समय से आसपास के जिलों में पीने का पानी टैंकरों पर निर्भर है। कहने का मतलब ये है कि जो मानसून में बाढ़ का मौसम के दौरान जो गंगा का अतिरिक्त पानी होता है, जो पानी बढ़ जाता है, तो पहले उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, पानी का संचयन किया जाएगा, उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, राजगीर, गया, बोध गया के क्षेत्र में उसको उपचारित कर संग्रहित किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा, और फिर पाइपलाइन के द्वारा उसको आसपास के जिले में पीने के पानी के टैंकर, जो 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 लोग सिर्फ पीने के पानी के टैंकर पर डिपेंड है, वहां इसका सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, देखिए नालंदा जिले में, राजगीर में ये 4,000 करोड़ का जो हर घर गंगा जल योजना है उसका उद्घाटन किया गया। कहा किया गया? राजगीर में किया गया। 4,000 करोड़ का बजट है इसमें। और इस योजना के तहत 28 नवंबर से पाइप के माध्यम से राजगीर, गया और बोध गया में लगभग 7.5 लाख घरों में नदी का उपचारित पानी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 21वीं विश्व कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022। देखा जाए तो 18 से 21 नवंबर को 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई में आयोजित की गई। इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग ट्रस्ट, इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस को संबोधित किया। कांग्रेस मतलब कहने का जो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था विश्व कांग्रेस अकाउंट्स का, ठीक है, उसको संबोधित किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को नई आर्थिक व्यवस्था के संत के रूप में वर्णित किया। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट को नई आर्थिक व्यवस्था के संत के रूप में वर्णित किया। किसने? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ठीक है, इन्होंने ही संबोधित किया था। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो देखा जाए तो ये हुआ था 1 जुलाई 1949 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022। तो देखिए, ये 18 नवंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने हेतु तीसरा नो मनी फॉर टेरर के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। ठीक है, ये भारत में प्रथम सत्र था। इसका सत्र का अध्यक्षता जो की है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। ठीक है, देखिए इसका जो विषय था वो था आतंकवाद और आतंकवादियों को वित्त उपलब्ध कराने की वैश्विक प्रवृत्ति। देखिए, ये देश और संगठनों को आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता के साथ साथ जो उभरती चुनौतियां हैं उसके समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। अमित शाह ने सम्मेलन में वैश्विक समुदाय को नो मनी फॉर टेरर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग के मोड मीडियम मेथड को समझकर उन पर कड़ा प्रहार करने में एवं वन माइंड वन अप्रोच के सिद्धांत को अपनाने का
आह्वान किया है। ठीक है, देखिए टेररिज्म का जो वित्त पोषण होता है उसके खिलाफ भारत का जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ निम्न क्षेत्र पे किया गया है। जैसे कि पहला है आपको लॉजिस्टिक एवं टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मजबूत करना, फिर है व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करना, कानूनी संस्थाओं और नई तकनीकों के दुरुपयोग रोकना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय स्थापित करना। फिर चौथा है इसको सटीक इंटेलिजेंस साझा करने का तंत्र, फिर है इसी में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑपरेशंस को मजबूत करना, सटीक इंटेलिजेंस का साझा करने का तंत्र और इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ऑपरेशन को मजबूत करना। फिर संपत्ति की जब्ती का भी प्रावधान है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कोप 27 में भारतीय मंडप का उद्घाटन। ठीक है, कोप 27 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया। देखा जाए तो ये 6 से 18 नवंबर को मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन की 21वीं बैठक में केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। ठीक है, विषय था लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली। देखिए मंडप का अगर डिजाइन देखें, जो डिजाइन बनाया गया मंडप का, उसमें पहला आपको प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह है वो मंडप के प्रतीक के हरे रंग का उपयोग जो किया गया है वो यह रंग हरी भरी धरती का सूचक है। ठीक है, हरा रंग जो है वो हरी भरी धरती का सूचक है। फिर इसका जो परिधि है मतलब पेरीमीटर जो है वो प्रतीक के परिधि का जो अलंकृत पत्ती प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्रतीक यह प्रदर्शित करता है कि भारत सरकार के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से प्रकृति के साथ संतुलन और तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग जो है वो प्रतीक चिन्ह का मध्य भाग सूर्य के साथ संतुलित प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पेड़, पहाड़, पानी और जैव विविधता शामिल है। इसका जो नारा है, जिसका जो नारा जीवन का मूल संदेश जो दिया जाता है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका मतलब है सभी के सुख की कामना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शिल्प समागम 2022। तो 2 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया। 15 दिनों तक दिल्ली हाट आईएनए में चलने वाले जो शिल्प समागम 2022 है, कहने का मतलब जो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चला था शिल्प समागम 2022, वो विपणन प्रदर्शनी के दौरान 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की गई कुछ, जिसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं देखें तो जैसे हैंडलूम कार्य और मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार से है। ठीक है, इसका बिक्री किया गया आपको शिल्प समागम 2022 में। फिर आपको लकड़ी की नक्काशी वाला कपड़ा, नरम खिलौना, चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, ये आपको उत्तर प्रदेश का है। फिर आपको पीतल के उत्पाद, माहेश्वरी चंदेरी बाग प्रिंट सूट, ड्रेस सामग्री, साड़ी और अचार, ये मध्य प्रदेश का। वस्त्र परिधान आपको दिल्ली का। फिर पोशाक सामग्री जो गुजराती कढ़ाई पोशाक होते हैं और कच्छ शिल्प बीड वर्क, ये गुजरात का है। और आरी वर्क, सोजनी वर्क, कश्मीरी शॉल, ये जम्मू कश्मीर का। और खेस, लोई, दरी, शॉल, ड्रेस सामग्री, जैकेट, कुर्ता और शर्ट आदि, ये सब आपको उत्तराखंड का है। ठीक है, इन सब का स्टॉल लगाया गया था। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, इसकी बिक्री की गई। ठीक है, इस शिल्प समागम 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है G20 लोगो, थीम एवं वेबसाइट का अनावरण। ठीक है, देखिए अब G20 का जो सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होने वाला है, भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। और इसमें देखा जाए तो भारत के द्वारा G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया गया, ऐप का भी अनावरण किया गया। ठीक है, देखिए 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए वर्चुअल माध्यम से लोगो, थीम, वेबसाइट का अनावरण किया। देखिए G20 का जो लोगो है, यह लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है, मतलब केसरिया, सफेद, हरा और नीला। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें थीम जो है
थीम जो है वो है वसुदैव कुटुंबकम, या इसको कहा जाए एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। फिर G20 का एक वेबसाइट भी है। वेबसाइट जो जारी किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो वेबसाइट का है वो है www.g20.in। इसका शुभारंभ किया गया। यह वेबसाइट जो है 1 दिसंबर 2022 से भारत की जो G20 अध्यक्षता के पदभार ग्रहण करने के बाद निर्बाध रूप से माइग्रेट हो गई है, मतलब चालू हो गई है। ठीक है। फिर G20 का ऐप है। G20 ऐप में देखा जाए तो एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप G20 इंडिया को भी जारी किया गया है। ठीक है, G20 इंडिया को जारी किया गया है, ऐप है, एंड्रॉइड पे भी है और iOS पे भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इंडिया गेम 2022। इंडिया गेम 2022 में देखें तो 2 नवंबर 2022 को, ठीक है, यहाँ 2 नवंबर अंक में होगा। 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया गया। विषय था विजन 2030, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्डिंग इंडिया। देखा जाए तो ये आयोजन जो है वो विशेष रूप से पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को भी उजागर करेगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया का पहल पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। देखा जाए तो विभाग फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी के सहयोग से इंडिया गेम के 12वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। ठीक है। और इंडिया गेम 2022 के दौरान ग्लोबल सीईओ राउंड टेबल जैसे कार्यक्रम, भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन पर सम्मेलन, एग्रो रसायन उद्योग, प्लांट मशीनरी, पंप, वॉल्व, भारत अमेरिका, भारत यूरोप संघ, भारत पूर्व एशिया तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के रसायन पेट्रोकेमिकल्स फोरम को आयोजित हुआ। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ। ठीक है, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे, ये तासीगंग में है। तासीगंग जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित मतदान केंद्र है। ठीक है, तासीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है जो कि समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत पर स्थित है। ठीक है। और यहाँ इस बार सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर करीब 98.0908% मतदान दर्ज किया गया। एक्चुअली यहाँ पर जो पंजीकृत मतदाता है वो है कुल 52 और इस 52 में से 51 लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। काशीगंज किन्नौर जिले में स्थित एक गांव है। ये सतलज नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट प्रतिमा का अनावरण। ठीक है, 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का। देखिए 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, उनकी 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का जो वजन है वो 220 टन है और इसमें जो तलवार लगी है उसका केवल वजन 4 टन है। ये प्रतिमा जो है वो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर लगाया गया है, हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है इसे। और यह प्रतिमा जो है इसको स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि का प्रतिमा नाम दिया गया है। ठीक है। इसके जो निर्माण करता है वो है रामवंजी सुतार। ये पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार है। ठीक है। और इस प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। नाथ प्रभु जो कैंपेगौड़ा है वो विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था। उन्होंने लगभग 46 साल तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। उन्हें 16वीं शताब्दी में बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022। देखा जाए तो 27 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में संपूर्ण विश्व में टीबी के निदान, उपचार और बीमारी के बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में बताया गया है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में 2021 में 21.4 लाख टीबी के मामले आए हैं। 2020 की तुलना में 18% अधिक मामले हैं। ठीक है।
टीबी का, यानी ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं क्षय रोग। ठीक है, देखिए वर्ष 2021 के लिए भारत में जो टीबी के मामले हैं वो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 है। 2021 के मामले देखें तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 लोगों को टीबी हुआ है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2021 में इस तरह का सर्वेक्षण पूरा किया है। और टीबी कार्यक्रम की पोषण सहायता योजना यानी निक्षय पोषण योजना कमजोर लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट 2022। ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट 2022। तो ये ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट जो है वो प्रकाशन संयुक्त रूप से WTW और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है। 2 नवंबर को इसको जारी किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट जो है वो विश्व के 5 क्षेत्रों में लिंग आधारित संपत्ति अंतर की जांच करती है। ये करियर, परिवार के समर्थन, जीवन की घटनाओं और वित्तीय साक्षरता के परस्पर प्रभाव के आधार पर समानता के पीछे के कारणों का आकलन करती है। भारत में सबसे खराब लैंगिक संपत्ति अंतर देखें तो है 64%। इसका एक प्रमुख कारण जो है वो भारत का लिंग वेतन अंतर है। ठीक है, लिंग अंतर है। देखिए इस रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो जब महिलाएं कार्य से रिटायर होंगी, मतलब अपने वर्क से जब रिटायर होंगी, तो उनके पास पुरुषों की अपेक्षा जमा हुई जो दौलत होगी उसका सिर्फ 74% होगा। ठीक है, महिलाओं के पास 74% होगा। और एशिया प्रशांत में भारत में लैंगिक संपत्ति का जो सबसे खराब अंतर है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो भारत में जो लैंगिक संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का जो अंतर है वो सबसे खराब है भारत में। और भारत का जो लिंग वेतन अंतर वैश्विक औसत से अधिक है। कहने का मतलब ये है, देखिए भारत में जो लिंग वेतन अंतर होता है, मतलब जो पुरुष और महिला के अकॉर्डिंग जो सैलरी दिया जाता है उसका जो अंतर दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो वैश्विक औसत में सबसे अधिक है। ठीक है, वर्ल्ड रूप से ये सबसे अधिक है, वेतन में अंतर हो जाता है महिला और पुरुषों में। उसी तरह देखिए तो महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिका सीमित है, जबकि कार्यबल में 3% महिलाएं ही वरिष्ठ स्तर के पदों पर हैं। ठीक है, जो हायर पोस्ट होते हैं वहां पर अब तक मात्र 3% महिलाएं ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन। ये यात्री ट्रेन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन। इसमें देखा जाए तो ये स्विट्जरलैंड में है और 2.91 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई है। कहां से कहां तक? तो प्रेदा से वर्गुएन एन के मध्य चलाया गया है। ठीक है, प्रेदा से वर्गुएन एन के मध्य चलाया गया। और इस ट्रेन में 100 कोच हैं, 4 इंजन है और आल्प्स की पहाड़ियों में चलाई गई है। ठीक है, देखिए भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन चलाई थी। ठीक है, अमृत महोत्सव पर भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन जो थी उसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो नाम था वो था सुपर वासुकी। मालगाड़ी का नाम था सुपर वासुकी, ये भारत का। ठीक है, और इस मालगाड़ी में कुल 295 डिब्बे लगे हुए थे, 295 डिब्बे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है 9 रूसी बैंकों ने खोले वॉस्ट्रो खाते। वॉस्ट्रो खाते क्या है? तो वॉस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता है जिसे एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ से खोला जाता है। ठीक है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ खोला जाता है। देखिए हाल ही में रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए आरबीआई की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ 9 विशेष वॉस्ट्रो खाते खोले गए। ठीक है, देखिए रूस के सबसे बड़ा जो सबर बैंक और दूसरा सबसे बड़ा वीटीबी बैंक, पहला सबसे बड़ा है सबर बैंक और दूसरा है वीटीबी बैंक, इसको मंजूरी पाने वाला पहला विदेशी बैंक है। ये खाता, एक खाता यूको बैंक में, एक सबर बैंक में, एक वीटीबी बैंक में और 6 इंडसइंड बैंक में खोले गए हैं वॉस्ट्रो खाते। और विशेष वॉस्ट्रो खाता जो होता है वो खोलने के कदम से भारत और रूस के बीच जो व्यापार के लिए जो रुपए का भुगतान का निपटान का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। मतलब कहने का जो भारत जो है वो रुपए में भी निपटान
कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, ठीक है। और इससे भारतीय मुद्रा में सीमा पार व्यापार करना सक्षम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22 रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 19 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की हैंडबुक 2021-22 रिपोर्ट जारी की गई। हैंडबुक के वर्तमान संस्करण में दो नए खंड मतलब स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश की ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर है। कहने का मतलब जो अक्षय ऊर्जा में सिर्फ 3 रैंक वाले राज्यों को सूची अगर देखें तो पहले स्थान पर आपको कर्नाटक है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता है 15,463 मेगावाट। और तमिलनाडु का कुल स्थापित क्षमता है 15,225 मेगावाट। और गुजरात का स्थापित क्षमता है 13,153 मेगावाट। देखिए आरबीआई ने अपने सांख्यिकी प्रकाशन का ये 7वां संस्करण जारी किया है। और सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की जो इकाइयां हैं उसमें आपको तमिलनाडु अधिकतम कारखानों में भारत में पहला स्थान पर बना हुआ है, दूसरे स्थान पे आपको गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है। यह जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की इकाइयां हैं उसमें अधिकतम कारखाने तमिलनाडु में है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोयला। कोयला उत्पादन में 18% की वृद्धि। देखिए कोयला मंत्रालय के अनुसार देखा जाए तो अक्टूबर 2022 में देश में कुल कोयले का उत्पादन जो है वो 448 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है, ठीक है। और कोल इंडिया लिमिटेड से कोयले के उत्पादन में वृद्धि देखें तो 17% से अधिक है, ठीक है। सब कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन देखें तो ये 17% से अधिक है। देखा जाए तो कोयला मंत्रालय नवंबर 2022 के अंत तक घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों में 30 मिलियन टन का स्टॉक तैयार करने की योजना बना रहा है, ठीक है। और यही 31 मार्च 2023 के अंत तक देखें तो ताप विद्युत संयंत्र का जो स्टॉक बनेगा वो 45 मिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए इस साल के पहले 7 महीनों के दौरान प्रतिदिन उपलब्धता में 9% की वृद्धि दर्ज हुई, ठीक है। और कोयला उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य जो है उसमें आपको छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है। सर्वाधिक कोयला कहाँ उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। उसी तरह से कोयला का भंडारण देखें तो भंडारण सबसे अधिक झारखंड में होता है, फिर उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पे, ठीक है। आगे देखें तो देश में जो वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग है वो है 61% कोयले द्वारा ही पूर्ति की जाती है, ठीक है। जो कि देश में जो वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग है जिसमें कोयले के द्वारा 61% की पूर्ति होती है। और साथ ही भारत का जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। कोयला उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और भंडारण में ये 5वें स्थान पर है, ठीक है। देखिए यहाँ देखा कुछ खनिज के बारे में दिया गया है, कुछ खनिज और उसके संबंधित आंकड़े हम लोग देखें तो जैसे कोयला का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में पहला स्थान। और भंडारण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। फिर बॉक्साइट का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वो ओडिशा में होता है और भंडारण भी ओडिशा में होता है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस या कच्चा तेल जिसे कहें तो वो असम में होता है और असम में उसका भंडारण भी होता है। उसी तरह से आपको अब्रक का उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में और भंडारण भी आंध्र प्रदेश में। फिर लौह अयस्क का उत्पादन जो है उड़ीसा में और भंडारण कर्नाटका में होता है। तांबा का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है भारत में वो राजस्थान में होता है और इसका भंडारण भी राजस्थान में होता है। फिर चांदी का उत्पादन राजस्थान में ही होता है सर्वाधिक और इसका भंडारण भी राजस्थान में होता है। फिर है यूरेनियम का भंडारण जो है ये आंध्र प्रदेश में होगा और उत्पादन सर्वाधिक होगा झारखंड में। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में और इसका भंडारण भी कर्नाटका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सरकारी बैंकों के सीईओ के कार्यकाल में वृद्धि। जो सीईओ और एमडी है उनकी कार्यकाल में वृद्धि हुआ किसमें? सरकारी बैंकों पे। तो ये जारी अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मतलब सीईओ और प्रबंधक निदेशक जो एमडी हैं उनके अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर अब 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
कहने का मतलब ये पहले कार्यकाल इनका 5 साल का था, अब ये 10 साल हो गया। लेकिन जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो अभी भी 60 वर्ष ही रखी गई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, दो छोटे टॉपिक देखा जाए तो हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी POSOCO का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदल कर दिया गया है ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और नेक्स्ट है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार थोक के मूल्य आधारित जो मुद्रास्फीति है सितंबर के 10.7% से घटकर अक्टूबर में कितने प्रतिशत पे आ गई, तो 10.7% से घटकर ये 8.39% पे आ गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे विविध की ओर। विविध में देखिए पहला है सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022। हरिमो शक्ति के बारे में देखें तो ये 28 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच हुआ, वार्षिक सैन्य अभ्यास है हरिमो शक्ति। और ये किसके बीच होता है, तो ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। भारत और मलेशिया एक साथ मिलकर ये मलेशिया के क्लाइन स्थित पुलाई में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए इस वर्ष का जो अभ्यास था वो भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना के रॉयल मलय रेजिमेंट भाग लिए थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है शत्रुनाश अभ्यास। शत्रुनाश अभ्यास जो है वो 21 नवंबर को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है ऑपरेशन बाइसन। ऑपरेशन बाइसन के बारे में देखें तो 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में ऑपरेशन बाइसन में भारतीय नौसैनिकों ने जोजिला दिवस मनाया। ठीक है, जोजिला दिवस मनाया 1 नवंबर को। ठीक है, देखिए ऑपरेशन बाइसन में हुआ। ऑपरेशन बाइसन जो है वो वर्ष 1948 में लद्दाख में प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाई पर शुरू हुआ था। ठीक है, और इस लड़ाई में इतनी ऊंचाई पर पहली बार टैंक का इस्तेमाल किया गया था। देखिए जोजिला दिवस भारतीय सेना की बहादुरी की अदम्य भावना और नवर से डाई का प्रतीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म के बारे में देखें तो ये नवंबर में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास में से एक है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इस अभ्यास के खिलाफ उत्तर कोरिया अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मिसाइल दाग रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022। देखा जाए तो 19 से 24 नवंबर को भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के द्वारा ओमान के तट पर युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, और ये भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट है किनसॉर्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास। किनसॉर्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो देखिए कि 10 से 19 नवंबर को अमेरिका और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किनसोर्ड जापान और दक्षिण पश्चिम में स्थित तोकोनोशिमा द्वीप के पास आयोजित किया गया इसके। ठीक है, और देखा जाए तो ये अमेरिकी सेना और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मूव करेंगे पुरस्कार सम्मान में। ठीक है, पुरस्कार सम्मान में पहला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022। तो देखिए 20 नवंबर 2022 को प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण के समारोह में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए ये दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो ये 20 नवंबर को IFFI, ठीक है, IFFI के उद्घाटन समारोह में इस पुरस्कार की घोषणा की गई।
ये किसे दिया गया? तो ये जो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है वो मोस्ट मेगा स्टार और अभिनेता निर्माता चिरंजीवी कोनिडेला को दिया गया। ठीक है, चिरंजीवी कोनिडेला को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। देखा जाए तो 19 नवंबर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर समाज सेवी संस्था है प्रथम, ठीक है, प्रथम नाम का एक समाज सेवी संस्था है, उसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। देखा जाए तो ये पुरस्कार जो है भारत और दुनिया भर के कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया प्राप्त कराने के लिए इसको समर्थन किया गया। ठीक है, और पूर्व उपराष्ट्रपति जो हामिद अंसारी हैं उनके द्वारा दिल्ली में प्रथम संस्था की प्रमुख कार्यपालक अधिकारी रुक्मणी बनर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और यह देखा जाए तो पुरस्कार के जो अंतर्गत देखें तो ये 25 लाख नकदी और प्रशस्ति पत्र इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021। देखा जाए तो 7 नवंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और देखा जाए तो ये पुरस्कार जो है वो कुल 51 नर्सिंग पेशेवर को प्रदान किया गया, 51 लोगों को दिया गया है। और सूची के अनुसार देखें तो संबंधित क्षेत्र है नर्स। नर्स में जो विजेता है वो है नाजिया प्रवीण जो कि बिहार की है। फिर आपको है एएनएम में जो विजेता है वो है सबरून खातून है, और इसके विजेता है आपको बिहार के हैं सबरून खातून। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नर्स में आपको उत्तर प्रदेश की है सुश्री सुमन दुबे। इसी में आगे है नर्स सहायक में देखें तो कमांडेंट लस्सी अचन कुंज को दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, फिर है नर्स में सुश्री शशिकला पांडे, ये उत्तराखंड की है शशिकला पांडे। फिर नर्स में ही अहमदुल्ला वानी जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, इस तरह से ये लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने, तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संगीता वर्मा। नेक्स्ट है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा नेपाल की प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। ये किया गया है राजीव कुमार को। नेक्स्ट है भारत के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित ये है नताशा पिरक मसूर। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं कासिम जोमार्ट। अब मूव करते हैं निधन की ओर, जिसमें पहला है अभिनेत्री तबस्सुम गोविल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री होस्ट, और तबस्सुम गोविल का दिल का दौरा पड़ने से 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है अवसार बेउरिया देखें तो ये पूर्व राजनयिक लेखक उड़िया अध्ययन और अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष अवसार बेउरिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है निपुण गोस्वामी जो है वो असम फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता निपुण गोस्वामी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है रंगासामी लक्ष्मी नारायण कश्यप पद्मश्री से सम्मानित गणितज्ञ रंगासामी लक्ष्मी नारायण कश्यप का निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट है ईला भट्ट जो है वो प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक ईला भट्ट का 89 इयर्स के एज में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आरिज पिरोजा खम्बाटा, ये जो है रसना समूह के संस्थापक और अध्यक्ष आरिज पिरोजा खम्बाटा का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, रसना एक पेय पदार्थ है जो दुनिया भर में 60 देशों में बेचा जाता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है इस्माइल श्रॉफ। इस्माइल श्रॉफ देखें तो ये प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है श्याम शरण नेगी, हिमाचल के गौरव और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक में पहला है विनिंग द इनर बैटल। विनिंग द इनर बैटल, जिसके लेखक हैं सेन वॉटसन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर सेन वॉटसन। फिर नेक्स्ट है सी इज वुमेन इन स्टीम, इसके लेखक हैं एल्सा मेरी डिसल्वा और सुप्रीत के सिंह। नेक्स्ट है मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन के लेखक हैं अमर हसन द्वारा इस पुस्तक का अरबी में अनुवाद किया गया है। मजमा उल बहरीन का जो अनुवादक है अरबी में वो है अमर हसन। नेक्स्ट है इंडिया, भारत पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ सैंडविच सिविलाइजेशन, इसके लेखक हैं जे साई दीपक। फिर नेक्स्ट है अनवांटेड। अनवांटेड के लेखक हैं अभ्यानंद। फिर नेक्स्ट है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल के लेखक हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह दयाल। चलिए आगे है शिवाजी, इंडिया ग्रेट वॉरियर किंग, इसके लेखक हैं वैभव पुरंदरे। फिर नेक्स्ट है अस्मिता का संघर्ष। अस्मिता का संघर्ष के लेखक है शशि थरूर। नेक्स्ट है कश्मीर 370 के साथ और बाद, इसका लेखक है जितेंद्र दीक्षित। 370 धारा जो था उसके साथ और उसके बाद, इसके लेखक है जितेंद्र दीक्षित। नेक्स्ट है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लेखक है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा ये प्रकाशित है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है मोदी /20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये पहली पुस्तक है। दूसरा है हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, ये दो पुस्तक होगी। ठीक है, देखिए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया गया। किनके द्वारा किया गया? राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद में। तो खेलकूद में देखा जाए तो चर्चित खेल व्यक्तित्व में देखें तो पहला है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद के बारे में देखें तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग में खिताब जीता। उन्होंने 2023 में होने वाले FIDE शतरंज विश्व शतरंज कप में भी क्वालिफाई किया। फिर नेक्स्ट है पीवी नंदिधा, यह है एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में खिताब जीता इन्होंने। ठीक है, और तमिलनाडु की ये महिला शतरंज खिलाड़ी जो है वो 9 दौर में अजय रही और इस दौरान 6 बाजी जीती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो ये नवंबर 2022 में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित हुआ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, और इसमें भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। अब सूची देखा जाए विजेताओं की, पदक विजेताओं की, तो इसमें विजेता है लवलीना बोर्गोहेन। महिला वर्ग में 75 किलोग्राम वजन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर नेक्स्ट है स्वीटी बुरा, महिला वर्ग के में 81 किलोग्राम वजन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर नेक्स्ट है परवीन हड्डा, महिला में 63 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। फिर नेक्स्ट है अल्फिया पठान, महिला वर्ग की कैटेगरी में 81 से प्लस किलोग्राम वजन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये 4 स्वर्ण पदक है, ठीक है, भारत के द्वारा। और 2 रजत पदक जो जीता गया है वो मीनाक्षी के द्वारा जीता गया है। पहला महिला में 81 प्लस किलोग्राम में रजत पदक इन्होंने जीता है, और दूसरा है शिव थापा। शिव थापा जो है पुरुष कैटेगरी में 63.5 किलोग्राम के वजन में इन्होंने रजत पदक जीता। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं T20 विश्व कप 2024 का मेजबान श्रीलंका। तो देखिए 13 नवंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 और 2027 के बीच अंडर 19 आयोजनों के लिए मेजबान देशों की घोषणा की है। ठीक है, देखिए इसमें देखा जाए तो आईसीसी अंडर 19 जो पुरुष कैटेगरी का विश्व कप होगा 2024 में, वो होगा श्रीलंका में। ठीक है, अंडर 19 का पुरुष कैटेगरी का विश्व कप 2024 का श्रीलंका में होगा। फिर नेक्स्ट है अंडर 19 पुरुष
क्रिकेट में विश्व कप होगा 2026 में, ये होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ठीक है, देखिए ये जो था विश्व कप 2024 का श्रीलंका में, 2026 का जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ये अंडर 19 का था। अब इसी में महिला कैटेगरी में देखें तो महिला कैटेगरी का जो T20 विश्व कप 2025 में होने वाला है अंडर 19 में, वो होगा मलेशिया और थाईलैंड में। ठीक है, देखिए अंडर 19 का महिला का जो T20 विश्व कप 2027 में होगा वो होगा बांग्लादेश और नेपाल में। अब आते हैं पहला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो कि 2023 में होने वाला है, 2023 में होगा और ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। T20 का पहला विश्व कप महिलाओं का दक्षिण अफ्रीका में खिलाया जाएगा। और आईसीसी का जो पुरुष का विश्व कप होगा वनडे का, ठीक है, ओडीआई का 2027 में होगा, ये 3 देश मिलकर कराएंगे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2022। तो देखा जाए तो स्पेन के पोंटे वेद्रा में आयोजित हुआ अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022। भारत के अमन सहरावत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए। ठीक है, देखिए भारतीय खिलाड़ी का पदक सूची देखते हैं हम लोग, तो अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता, कैटेगरी यहां दिया हुआ है, और फिर अंकुश ने रजत पदक जीता, मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीता, नितेश ने कांस्य पदक जीता, विकास ने कांस्य पदक जीता और साजन भनवाला ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, यह अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन 2022 के बैडमिंटन में। तो देखा जाए तो भारतीय बैडमिंटन युगल जोड़ी है फ्रेंच ओपन 2022 में फाइनल में चीनी ताइपे की लू चिंग याओ और यांग पो हान को हराकर BWF सुपर 750 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल टीम बन गई। ये युगल टीम में देखा जाए तो भारत के दो जो खिलाड़ी हैं फ्रेंच ओपन में, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वो है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया और अपना पहला पहला BWF सुपर 750 जीता है। किन्होंने जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इसका नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, युगल कैटेगरी में जीता है। चलिए नेक्स्ट है अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। तो देखिए ये हाल ही में भारत के नवी मुंबई में खेला गया फीफा का अंडर 17 महिला का फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। ठीक है, कहां हुआ? नवी मुंबई में हुआ फीफा का अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप। विजेता टीम है स्पेन, 1-0 से स्पेन ने जीत लिया। उप विजेता फाइनल में जो पराजय का सामना करना पड़ा वो है कोलंबिया, और स्पेन ने लगातार ये दूसरी बार ये खिताब जीता है। ठीक है, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो फीफा का है उसमें स्पेन ने ये लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अगला है खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट 2022। तो देखिए ये 2 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा आयोजित हुआ खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट। ठीक है, और विजेताओं की सूची देखें तो सीनियर महिला वर्ग में जो विजेता है वो है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी कि RSPB, और जूनियर महिला और युवा लड़कियों की श्रेणी में देखें तो महाराष्ट्र विजेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंक के आधार पर टूर्नामेंट में 3 सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक। पहला है कोमल जौहर वरिष्ठ महिला, संजू देवी जूनियर महिला और आकांक्षा व्यवहारे ये युवा लड़कियों में। ठीक है, चलिए इसमें आगे है कि आकांक्षा व्यवहारे, भावना, मार्टिना देवी, योगिता खेरकर और कल्पना यादव इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन में इन लोगों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मेल्ट वाटर चैंपियनशिप टूर शतरंज टूर्नामेंट 2022। तो देखा जाए तो मेल्ट वाटर चैंपियनशिप टूर शतरंज टूर्नामेंट जो 2022 का फाइनल हुआ वो नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने ऑनलाइन चेस के खिताब में जीत हासिल किया। इन्होंने हराया भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को। ठीक है, और ये मात्र 17 वर्षीय है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जो इन्होंने हार का सामना किया और जीते हैं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब आते हैं हम लोग दिवस की ओर। दिवस में देखा जाए 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी दिवस। इसका थीम था सुनामी से पहले प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई।
अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। 7 नवंबर को देखें तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 नवंबर को, और इसका जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। फिर आते हैं 8 नवंबर में। 8 नवंबर में मनाया गया है गुरु नानक देव जयंती, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, दो चीज मनाया गया है 8 तारीख को, 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती और विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अब 9 नवंबर को देखें तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को मनाया गया है परिवहन दिवस। 10 नवंबर को एक और मनाया गया है विश्व विज्ञान दिवस। और 11 नवंबर को देखें तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस। और 12 नवंबर को है विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को मनाया गया है भारत में बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। दो दिवस मनाए गए हैं, भारत में बाल दिवस मनाया गया है और विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है। फिर 15 नवंबर में देखें तो यह है जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ठीक है। 17 नवंबर में देखें तो यह है विश्व दर्शन दिवस। 19 नवंबर को है विश्व शौचालय दिवस, जिसका थीम था आइए अदृश्य को दृश्य बनाए, लेट्स मेक इनविजिबल विजिबल। फिर 21 नवंबर को है विश्व टेलीविजन दिवस। और 25 नवंबर को मनाया गया है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को मनाया गया है संविधान दिवस या कानून दिवस। तो ये वीडियो यही तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आपको पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पे। onlinestudycenter.in पे जाना है, वहां आपको पीडीएफ सेक्शन है, वहां से आपको ड्रॉप डाउन बटन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।